स्वागत है आपका कृषि दर्शन में। आपके साथ मैं हूं अंचल सिंह। कृषि दर्शन एक ऐसा कार्यक्रम है जहां आपको खेती किसानी से संबंधित तमाम नई नई जानकारियां मिलती हैं। हमारी कोशिश होती है कि हम अपने किसानों को वैज्ञानिक तरीकों के बारे में बता सकें ताकि उसका वो उचित इस्तेमाल कर सकें। हमेशा की तरह कार्यक्रम की शुरुआत होगी विज्ञान और किसान से, उसके बाद बात करेंगे कृषि स्टार्टअप की और अंत में दिखाएंगे फार्मिंग इंडिया। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के कार्यक्रम की। सबसे पहले नजर विज्ञान और किसान पर। विज्ञान और किसान में आज हम आपको बताएंगे कि कैसे हमारे पशुपालक अपने पशुओं से अधिक उत्पादन प्राप्त कर सकते हैं। खासतौर पर वो पशुपालक जो कि डेयरी से जुड़े हुए हैं, ऐसे में उनकी कोशिश ये होती है कि अच्छी नस्ल की गाय और भैंस ली जाए, लेकिन उसके बावजूद भी कई बार उन्हें अच्छी मात्रा में दूध नहीं प्राप्त हो पाता है। तो चलिए बताते हैं आपको कि कौन कौन से वो तरीके हैं जिसके माध्यम से वो अपने पशुओं की दूध की मात्रा को बढ़ा सकते हैं और लाभ कमा सकते हैं। आइए देखते हैं रिपोर्ट। डेयरी किसान अक्सर अधिक मात्रा में दूध को प्राप्त करने के लिए बेहतरीन किस्म की नस्ल वाली गाय या भैंस का चुनाव करते हैं। गाय और भैंस को सभी किसान अच्छा चारा भी खिलाते हैं। इसके बावजूद भी कुछ पशु कम दूध देते हैं। इसका मुख्य कारण पशुओं की परेशानी किसान द्वारा नहीं समझ पाना है। कई छोटी छोटी बातें ऐसी हैं जो डेयरी पशुओं की उत्पादकता पर प्रतिकूल प्रभाव डालती हैं। जब गाय को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाया जाता है तो लंबे सफर के कारण गाय थक जाती है और उनमें तनाव उत्पन्न हो जाता है। साथ ही थनैला संक्रमण के कारण भी दूध के उत्पादन में कमी आती है। इसके अलावा भी कई कारण हैं गाय द्वारा दूध कम देने के। पशुओं के दूध कम देने के कारण विषैले पौधे या खरपतवार खाने से गायों की शुष्क पदार्थ ग्राह्यता कम हो जाती है, जिससे दूध में कमी आती है। गाय के आहार में गैर प्रोटीन नाइट्रोजन अथवा यूरिया की अत्यधिक मात्रा हानिकारक हो सकती है। आवश्यकता से अधिक मात्रा में वसा, स्टार्च आदि खिलाने से रुमेन की क्रियाशीलता एवं उपापचय पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। गायों का पूरा दूध ना निकाला जाए तो इनके दुग्धकाल की अवधि कम हो सकती है। मशीन द्वारा दूध निकालते समय पहले गायों को 2 मिनट तक तैयार करना चाहिए, अन्यथा दूध उत्पादन में कमी हो सकती है। दूध निकालने से काफी समय पहले ही दुहने की तैयारी की जाए तो ये भी हानिकारक हो सकता है। अतः मशीन मिल्किंग करते समय क्लस्टर को सही समय पर ही थनों पर लगाना चाहिए। गाय तथा भैंस में दूध निकालने हेतु मशीन मिल्किंग की सेटिंग अलग अलग होती है। जिन भैंसों को मशीन मिल्किंग की आदत ना हो, उनका दूध हाथ से ही दोहना चाहिए। कुछ ग्वालों के दूध दोहने का ढंग सही नहीं होता, जिससे पशुओं को दूध निकलवाते समय असहनीय पीड़ा होती है तथा दूध भी कम मिलता है। पशुओं को आहार देने का तरीका। पशुओं को उनके दैनिक भार के 2.5% से अधिक दाना नहीं खिलाना चाहिए। एक औसत दुधारू गाय को उसके आहार का 50% शुष्क पदार्थ से अधिक दाना नहीं देना चाहिए। अत्यधिक दूध देने वाली गायों में अक्सर विटामिन B12 की अल्पता हो जाती है, जिसे 1 सप्ताह तक इसके दैनिक इंजेक्शन द्वारा सामान्य स्तर पर लाया जा सकता है। पूर्णतः मिश्रित आहार खाने वाली गायों के आहार की जांच समय समय पर करवाएं, ताकि इन्हें पर्याप्त मात्रा में प्रोटीन, वसा, खनिज लवण एवं फाइबर मिल सके। गायों में संक्रामक रोगों के कारण भी दुग्ध उत्पादन कम होता है। ऐसी गायों को बुखार आता है तथा दैहिक तापमान का स्तर लगभग 39.50 सेल्सियस से अधिक हो जाता है। गायों को अचानक डायरिया होने से भी दूध कम हो जाता है। इन्हें पीने के लिए पर्याप्त जल की आपूर्ति न होने से गंभीर समस्याएं आ सकती हैं। गायों की दुग्ध उत्पादन क्षमता बनाए रखने हेतु दुग्ध काल के अंतिम दिनों में पूर्णतः मिश्रित आहार के साथ सामान्य से लगभग 10% अधिक दाना खिलाया जा सकता है। अत्यधिक मोटापे वाली अर्थात उच्च दैहिक अवस्था सूचकांक वाली गायों में वसा का भंडार जमा होने से दुग्ध उत्पादन में कमी आती है। आमतौर पर ऐसा दुग्ध काल के मध्य एवं अंतिम दिनों में ही होता है। इन दिनों गायों को ऊर्जा एवं प्रोटीन में संतुलन बनाते हुए ही आहार खिलाना चाहिए, ताकि इन्हें अत्यधिक मोटापे से बचाया जा सके। गायों को संपूर्ण दुग्ध काल में संतुलित आहार खिलाना आवश्यक है, ताकि दूध की पैदावार सामान्य स्तर पर बनी रहे। पशुओं की आहार आवश्यकताएं उनकी दैहिक स्थिति के अनुसार बदलती रहती हैं। जब पशु शुष्क काल में होता है तो इसकी आहार आवश्यकताएं कम होती हैं तथा गर्भावस्था के अंतिम चरण में ऊर्जा की मांग अत्यधिक बढ़ जाती है। पशुओं का रखें विशेष ध्यान। पशुओं को घर में रखना मजबूरी है तो उन्हें यथासंभव आराम देना भी बहुत जरूरी है।
पशुओं को बैठने और लेटने हेतु पर्याप्त जगह तो मिलनी ही चाहिए। कम स्थान पर अधिक पशु रखे जाएंगे तो उनमें संघर्ष होना तय है। पशुओं के आपस में लड़ने से उन्हें चोट लग सकती है तथा ये तनावग्रस्त भी हो सकते हैं। पशुओं के बैठने और आराम करने की जगह साफ सुथरी एवं सूखी होनी चाहिए, अन्यथा इन्हें चर्म रोग हो सकता है। एक गाय दिन में लगभग 12 घंटे आराम से बैठना पसंद करती है, इसीलिए बैठते या उठते समय गाय को कोई कष्ट ना हो। आजकल अधिकतर डेयरियों में पक्के फर्श बनाए जाते हैं, जिस पर बैठने पर गाय को तकलीफ महसूस होती है। कुछ गायों में आनुवंशिक कारणों से भी दुग्ध उत्पादन में कमी आ सकती है। ऐसी अवस्था में बेहतर आनुवंशिक गुणों वाली चयनित गायों को ही डेयरी में स्थान देना चाहिए, ताकि किसानों को अधिकाधिक दूध उत्पादन मिल सके। अतः हमें अपनी गायों एवं अन्य दुधारू पशुओं की जरूरतों पर पूरा ध्यान देना चाहिए। एक बात सदैव याद रखें कि स्वस्थ एवं प्रसन्न गायों से मिलने वाले दूध की मात्रा एवं गुणवत्ता तनावग्रस्त गायों के दूध से कहीं अधिक अच्छी होती है। तो ये था हमारा आज का विज्ञान और किसान, जिसमें हमने आपको बताया कि कैसे डेयरी में आप ज़्यादा फायदा ले सकते हैं। इसी के साथ ही वक्त हुआ एक छोटे से ब्रेक का, कहीं मत जाइएगा। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो बात करेंगे कृषि स्टार्टअप की। किसान भाइयों गांठ बांध लो, गांठ बांध लो, बात बहुत है काम की, समृद्धि के पैगाम की। मिट्टी के मिजाज को समझो, मिट्टी के हर राज को समझो, मिट्टी की तुम जांच कराओ, मुफ्त सॉइल हेल्थ कार्ड ले जाओ। कभी मुनासिब बीज लगाओ, सही किस्म की खाद ले आओ, जितनी जरूरी उतनी डालो, सही मात्रा खुद पहचानो, इसको अपना मंत्र बना लो, मिट्टी की सेहत तो जानो। बात बहुत है काम की, कम लागत अधिक वरदान की। किसान भाइयों गांठ बांध लो, आज ही मिट्टी की जांच कराएं। राज्य सरकार के कृषि अधिकारी से संपर्क करें और मुफ्त में सॉइल हेल्थ कार्ड पाएं। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा किसान हित में जारी। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं कृषि दर्शन और अब बात कृषि स्टार्टअप की। कृषि स्टार्टअप में हर बार हम अब तक कामयाब किसान की कहानी पहुंचाते हैं और आज के हमारे ऐसे ही कामयाब किसान हैं जो कि बहुत ख़ास हैं। वो पद्मश्री से सम्मानित हैं, जिनका नाम है सुल्तान सिंह। ये अपनी तकनीक के लिए जाने जाते हैं, जिसका इस्तेमाल वो कृषि में बखूबी करते हैं। तो आप भी इनसे काफ़ी कुछ सीख सकते हैं। तो चलिए दिखाते हैं कामयाब किसान की कहानी कृषि स्टार्टअप में। 1982 से मैंने ये काम शुरू किया था। उस टाइम जब मैंने काम शुरू किया तो मेरे घर वाले भी बहुत नाराज़ थे। उस टाइम मुझे काम करने नहीं दे रहे थे, क्योंकि ज़िम्मेदारों के अंदर ये काम नहीं आता था। आज से 36 साल पहले की बात बता रहा हूँ मैं। तो इस काम को अच्छा ही नहीं मानते थे। तो मैंने अपने गाँव का तालाब पट्टे पर लिया था और वो मैंने चोरी छुप पे अपने घर से लिया था 500 रुपये लीज पे। तो जो आज शुरुआत है मेरी, वो 500 रुपये से शुरुआत है ये। और उसके बाद फिर मैंने आसपास के कोई 10-12 गांव थे जो मेरे पास, क्योंकि हरियाणा के अंदर एक हमारा सिस्टम है, हर गांव के अंदर एक तालाब पशुओं को पानी पिलाने के लिए रहता था, वो किसी काम नहीं आता था। तो उसके अंदर हम कुछ भी चीज़ें मतलब और नहीं कर सकते। तो मेरे दिमाग में आया भी इसमें मछली क्यों नहीं पाली जाए। तो पट्टे पे मैंने 500 रुपये लेके उसमें मैंने NDRI करनाल से इसका बीज लेके उसमें डाला। तो पहले साल ही मेरा उसमें 22,000 रुपये खर्च हुआ और मछली जब मैंने उसमें 1 साल के बाद निकाली तो 1,62,000 की निकली। तो 1982 में 1,62,000 रुपया वो मेरे लिए 1 करोड़ के बराबर था। तो उसी 1,62,000 से ये जितना भी आज 30 एकड़ में मेरा ब्रीडिंग फार्म देख रहे हैं ये है, और ये प्रोसेसिंग यूनिट जो लगाई है मैंने उसी पैसे से, और ये जो RS लगाया मैंने उसी पैसे से लगाया। जो 1,62,000 रुपया मेरे पास उस टाइम आया था, तो उसने मेरा एक तरह से 100 करोड़ तक का काम किया है। क्योंकि इतना बड़ा इंफ्रा सिस्टम मैंने जो लगाया है, ये मैंने घर की मदद से नहीं लगाया, कुछ मैंने बैंक की मदद से लगाया, कुछ मैंने खुद मछली में कमा के लगाया। तो इस तरीके से ये मैंने इतना इंफ्रा खड़ा किया है। तो उसके साथ जब मैंने ये काम शुरू किया तो धीरे धीरे मेरे लोग आने लगे, वो मेरे से इस बात को समझने लगे। क्योंकि उस टाइम नॉर्थ इंडिया में ये तो वेजिटेरियन स्टेट थी, इसमें कोई मछली भी नहीं खाता था, और पालने की बात छोड़ दो आप, तो बिल्कुल पसंद नहीं करते थे। तो इस तरीके से फिर ये जब देखा ना मैंने भाई ये मछली
सुल्तान सिंह तो बहुत आगे निकल गया। तो आज मेरे गांव के कम से कम 100 लड़के जो बेरोजगार थे और जो SC कास्ट के थे, आज मेरे गांव में जो जिम्मेदार लोग हैं उनसे अच्छे उनके मकान हैं, उनसे अच्छे उनके बच्चे स्कूलों में पढ़ रहे हैं और वो आज एक हाई लेवल की सोसाइटी में बैठने योग्य हो चुके हैं। तरक्की का रास्ता, हाँ, तरक्की का रास्ता तो आपने वो रास्ता दिखाया। जो उन्होंने मेरे से यहाँ के, वो मेरे पास ही खुद काम करते, लेबर का काम करते थे जी। 3-3 हज़ार में 2,500 में उन्होंने मेरे पास लेबर की है। आज वो लोग अपनी आज फॉर्च्यूनर गाड़ियाँ लेके आज हमारे गांव के अंदर सबका बड़ा, सबसे बड़े एरिया में, मतलब इस चीज़ में बहुत बड़ा नाम है भाई सुल्तान के इतने लोग, सुल्तान के गांव संपन्न परिवार में विकसित। हाँ, वो संपन्न एक तरह से इतने संपन्न हो चुके हैं जी। कई फार्मरों के बच्चे तो आज कनाडा में उनके पढ़ रहे हैं, तो इससे ज़्यादा संपन्न तो मैं कह नहीं सकता। बिल्कुल सुल्तान जी, जैसा आपने बताया कि किस तरीके का सफ़र रहा, लेकिन शुरुआत में चुनौतियां भी रहीं और अब आज के समय में केंद्र सरकार और राज्य सरकारें काफ़ी मदद करती हैं, आगे आती हैं। उस समय क्या इतनी सुविधाएं मिल पाती थी? सर उस टाइम की अगर हम बात करें तो उस टाइम ना के बराबर हमारे को सुविधा थी। हमने तो 20 साल तक कोई सुविधा का नाम ही नहीं देखा। सुविधा क्या चीज़ होती है, गवर्नमेंट की तरफ से कोई हेल्प मिल सकती है, बैंक की तरफ से कोई हेल्प मिल सकती है, तो उस टाइम बहुत धक्के खाने पड़ते थे हमें। तो लोन लेने में भी हमें, अब मान लो जब जैसे मैंने प्रोसेसिंग यूनिट लगाया तो 1 करोड़ का लोन लिया था, मेरे को 1 करोड़ रुपया घट रहा था, तो उसके अंदर मैंने 20 एकड़ लैंड मेरी, उन्होंने जितनी भी मेरी लैंड थी, बैंक वाले क्या करते थे, जितना उसके पास अपना सिस्टम होता था उसको सारे को गिरवी रख के तब वो 2 रुपये देते थे। तो आज मैं तो मोदी साहब का शुक्रिया अदा ये करूँगा कि उन्होंने इन चुनौतियों को देखते हुए और जो प्रधानमंत्री संपदा योजना बनाई है तो वो किसान के लिए एक वरदान साबित होगी और किसानों को इतने धक्के नहीं खाने पड़ेंगे जितने हम लोगों ने खाए हैं, क्योंकि हमारे सामने बहुत चुनौतियां थी। आज के टाइम में जब से बीजेपी सरकार आई है तो इन फार्मरों के सामने किसी प्रकार की कैसी भी कोई चुनौती नहीं है। ये तो जाए बैंक से पैसा ले, डिपार्टमेंट से सब्सिडी ले और हमारे से सीड ले, तो ये तो मछली पैदा करने में इनको तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। जितना भी स्ट्रगल किया तो हम लोगों ने किया है। तो मेरा कहने का मतलब यह है, मैं तो इनका बीजेपी सरकार का बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करूंगा जिन्होंने इतनी अच्छी अच्छी स्कीमें बना के और इतना फिशरीज के लिए इतना बड़ा बजट दे के तो इन किसानों के लिए इनको एक आगे बढ़ने का मौका दिया है। इस योजना का भरपूर लाभ ले सके और अपने काम को आगे बढ़ा सकें। तो ये थी कामयाब किसान की कहानी कृषि स्टार्टअप में। इसी के साथ ही वक्त हुआ एक छोटे से ब्रेक का, कहीं मत जाएगा, बने रहे कृषि दर्शन के साथ। ब्रेक के बाद बात होगी फार्मिंग इंडिया की। ये लो और बताओ। बस। अरे ये क्या भैया जी, बस इतनी सी रासायनिक खाद? किसानी छोड़ रहे हो क्या? किसानी नहीं, नादानी छोड़ रहे हैं। मिट्टी की जांच कराई है। अब तो लाला जी जितनी जरूरत है उतने ही उर्वरक खेत में डालेंगे। हाँ, किसान भाई आज ही अपने जिले की नजदीकी भूमि परीक्षण प्रयोगशाला में मिट्टी की जांच जरूर करवाएं और मिट्टी में पोषक तत्व, नमी व पौधे के विकास को देखते हुए केवल जरूरत के अनुसार ही पोषक तत्व डालें। और हाँ, मिट्टी में गंधक, जस्ता, बोरोन जैसे सूक्ष्म पोषक तत्वों का पता लगाना भी न भूलें। उर्वरक और जैविक खाद के सही उपयोग से भूमि का उपजाऊपन बनाए रखें, उत्पादकता बढ़ाएं, खर्चा घटाएं और बहुमूल्य विदेशी मुद्रा बचाने में भी सहयोग दें। और हाँ, धीमी गति से नाइट्रोजन उपलब्ध कराने वाले उर्वरकों जैसे नीम लेपित यूरिया को प्राथमिकता दें और यूरिया का पत्तों पर छिड़काव करें। अरे वाह, तू तो सचमुच समझदार हो गया रे। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें जिला कृषि अधिकारी या किसान कॉल सेंटर। मुझे क्या सुनाना चाहते हो? जो सुनाओ मेरी सौतन को। किसको? अरे वही तुम्हारा मोबाइल फोन जिससे सुबह शाम दिन रात चिपके रहते थे और कहते थे किसान कॉल सेंटर से बातें हो रही हैं। अच्छा ये बात है। हाँ, क्यों, क्या हुआ? अब बात नहीं होती क्या? अब तो झट से बात हो जाती है। ऐसा क्या? हाँ, अब तो ज्यादा लाइनें और खास तकनीक के कारण खेती के माहिरों से तुरंत बात हो जाती है। और अगर कभी लाइन व्यस्त हो तो अपनी समस्या फोन पर रिकॉर्ड करा दो, वहाँ से फोन आ जाता है और समस्या की हल का मैसेज भी आ जाता है। ये देखो आ गया। अरे वाह, इसका मतलब इंतजार की घड़ी अब खत्म। हाँ, तभी मैं सोचूं कि आजकल मुझ पर इतना प्यार क्यों आ रहा है। कृषि संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत हल पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें। किसानों का दोस्त किसान कॉल सेंटर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं कृषि दर्शन और अब बात फार्मिंग इंडिया की।
फार्मिंग इंडिया में आज बात होगी बतख पालन के बारे में। जी हाँ, हमारे किसान खेती किसानी के साथ साथ अगर बतख पालन भी करते हैं तो अपनी आय में वृद्धि कर सकते हैं। आपको बता दें कि बतख के मांस और अंडों की डिमांड भी अच्छी खासी देखने को मिल रही है। हमारे किसान इस डिमांड का फायदा उठा सकते हैं और लाभ कमा सकते हैं। तो आइए देखते हैं बतख पालन पर हमारी ये रिपोर्ट। खेती के साथ साथ बतख पालन तेजी से बढ़ता व्यवसाय है। इसे शुरू करने के लिए सबसे जरूरी आसपास पानी के स्रोत का होना है, जहां बतख आसानी से प्रजनन कर अंडे दे सके और विचरण कर सके। इसके लिए कृत्रिम तालाब बनाकर भी बतख पालन किया जा सकता है। बतख से अंडे और मांस दोनों ही रूप में मुनाफा कमाया जा सकता है। आमतौर पर उन्नत नस्ल की बतख एक साल में 300 से ज्यादा अंडे देती है। अंडे का वजन 65 से 70 ग्राम के बीच होता है। वहीं मुर्गी की तुलना में बतख के मांस से मुनाफा भी ज्यादा होता है। इस तरह देखा जाए तो बतख पालन घाटे का सौदा नहीं है। बतख पालन से पहले किसान सुनिश्चित करें कि बाजार व्यवस्था कैसी है, साथ ही उस स्थान की जलवायु बतख पालन के लिए अनुकूल है या नहीं। साथ ही बतखों की उन्नतशील किस्मों का चयन स्थान की मांग के हिसाब से ही करें। इनका आवास और प्रबंधन बहुत सरल होता है। बतख के लिए महंगा फीड खरीदने की जरूरत नहीं होती। वे कीड़े, घोंघे, कवक, रसोई के कचरे जैसी सब्जियां, चावल से अपना आहार पूरा कर लेते हैं। इसके अलावा यदि अंडे का उत्पादन और आकार में वृद्धि के लिए मकई, फलियां और अन्य अनाज दिया जा सकता है। बतख के 3 सप्ताह के बच्चों के भोजन के लिए 2700 किलो कैलोरी और 20% प्रोटीन की जरूरत होती है। 3 सप्ताह की उम्र के बाद प्रोटीन का स्तर 18% होना चाहिए। बतख को एक वर्ष में 50 से 60 किलो भोजन की जरूरत होती है। हमारे देश के कई हिस्सों में धान की खेती के बाद धान के खेतों में बतखों को छोड़ दिया जाता है, जिससे बचे हुए धान को खाकर बतख के आहार की पूर्ति तो होती ही है, साथ ही बेहतर अंडा उत्पादन भी होता है। आजकल किसान समन्वित बतख पालन में ज्यादा रुचि ले रहे हैं। इसमें बतख के साथ साथ मछली पालन कर आय को बढ़ाया जा सकता है। इस तकनीक को इंटीग्रेटेड तकनीक कहते हैं। इसके लिए तालाब ऐसे स्थान में बनाना चाहिए जहां साफ पानी आसानी से उपलब्ध हो सके। बतखों के लिए बनने वाला बाड़ा तालाब के ऊपर बनाएं। इससे बतखों द्वारा गिराया गया भोजन तालाब में जाएगा, जिसका उपयोग मछलियों द्वारा किया जा सकता है। 1 हेक्टेयर के तालाब में 500 से 600 बतख पाली जा सकती हैं। इसके अलावा धान के साथ समेकित कृषि के साथ भी बतख पालन किया जा सकता है। इसी के साथ ही अब समय हो गया इस माह के पशुपालक कैलेंडर का। वर्षा ऋतु में पशुओं में गलघोटू, ब्लैक क्वार्टर जैसे छूत के रोग अधिक फैलते हैं। यदि इन रोगों के प्रतिरोधक टीके नहीं लगवाए तो अवश्य लगवा लें। पशुओं को खनिज मिश्रण 50 ग्राम से 60 ग्राम प्रतिदिन दें, जिससे पशु की दुग्ध और शरीरी क्षमता बनी रहे। पशुओं को जुएं व चीचड़ से बचाव के लिए समय समय पर पशु चिकित्सक की सलाह अनुसार जुएं व चीचड़ नाशक दवाई का छिड़काव नियमित करें। पशुओं को तालाब का गंदा पानी ना पिलाएं। चारे की फसल से अधिक उत्पादन लेने के लिए उचित समय पर सिंचाई करें। मक्का बिजाई से 40-50 दिन और ज्वार 50 से 60 दिन बाद पशुओं को खिलाने पर भरपूर मात्रा में पौष्टिक तत्व मिलते हैं। किसान भाइयों, अब आपको बताते हैं किसान ऐप के बारे में, जहां आपके लिए कृषि संबंधी तमाम नई जानकारियां उपलब्ध हैं। कृषि दर्शन में अब देखते हैं ट्विटर प्लेट। आइए देखते हैं क्या खास है उसमें आज आपके लिए। तो ये था हमारा आज
आज का कृषि दर्शन। अगर आपके कोई सुझाव है, आप हमें पत्र लिखना चाहते हैं तो आप हमारा पता नोट कर लें। हमारा पता है कृषि दर्शन, कमरा नंबर 58, CPC, दूरदर्शन, खेलगांव, नई दिल्ली 110049। अगर आप चाहें तो हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल ID है nationalkrishidarshan@gmail.com। इसी के साथ ही कृषि दर्शन के आज के अंक में फिलहाल इतना ही। नए अंक में नई जानकारियों के साथ फिर होगी आपसे मुलाकात, लेकिन आप बने रहे दूरदर्शन किसान के साथ। नमस्कार।